नियोलिथिक युग काल या अवधि या नवपाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व एक में 9500 ईपू के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नियोलिथिक युग का आगमन सीमावर्ती होलोसीन एपिपेलियोलिथिक अवधि के बाद कृषि की शुरुआत के साथ हुआ और इसने नियोलिथिक क्रांति को जन्म दिया। इसका अंत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातु के औजारों के ताम्र युग, चाल्कोलिथिक या कांस्य युग में सर्वव्यापी होने या सीधे लौह युग में विकसित होने के साथ हुआ। नियोलिथिक कोई विशिष्ट कालानुक्रमिक अवधि नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का एक समूह है जिसमें जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल शामिल है। 2. अनेकों प्रकार की नियोलिथिक कलाकृतियां जिनमें कंगन, कुल्हाड़ी का सिरा, छेनी और चमकाने वाले उपकरण शामिल हैं। नई खोजों से पता चला है कि नियोलिथिक संस्कृति का आरंभ एलेप्पो से 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ उत्तरी सीरिया में टेल कैरामेल में 10,700 से 9,400 ईपू के आसपास हुआ था। 3 पुरातात्विक समुदाय के भीतर उन निष्कर्षों को अपनाए जाने तक नियोलिथिक संस्कृति का आरंभ लेवंत, जेरिको, वर्तमानकालीन वेस्ट बैंक में लगभग 9,500 ईपू के आसपास माना जाता है। क्षेत्र में इसका विकास सीधे एपिपेलियोलिथिक नेचुफियन संस्कृति से हुआ था, जिसके लोगों ने जंगली अनाजों के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त किया जो बाद में सही मायने में कृषि के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार नेचुफियन को प्रोटोनियोलिथिक 12,500-9500 ईपू या 12,000-9500 ईपू 1 कहा जा सकता है। चूंकि नेचुफियन अपने आहार में जंगली अनाजों पर निर्भर हो गए थे और उनके बीच एक तरह की सुस्त जीवन शैली का आरंभ हो गया था, इसलिए यंगर ड्रायस से जुड़े जलवायु परिवर्तनों ने संभवतः लोगों को खेती का विकास करने पर मजबूर कर दिया होगा। 9,500 से 9,000 ईपू तक लेवंत में कृषक समुदाय का जन्म हुआ और वे एशिया माइनर, उत्तर अफ्रीका और उत्तर मेसोपोटामिया में फैल गए। आरंभिक नियोलिथिक खेती केवल कुछ पौधों तक ही सीमित थी, जिनमें जंगली और घरेलू दोनों तरह के पौधे शामिल थे, जिनमें एंकोर्न गेहूं, बाजरा और स्पेल्ट, जर्मन गेहूं और कुत्ता, भेड़ और बकरी पालन शामिल था। लगभग 8,000 ईपू तक इसमें पालतू मवेशी और सूअर शामिल हुए और स्थायी रूप से या मौसम के अनुसार बस्तियां बसाई गई और बर्तन का इस्तेमाल शुरू हुआ। 4. नियोलिथिक की सभी सांस्कृतिक तत्व संबंधी विशेषताएं हर जगह एक ही क्रम में दिखाई नहीं दी। निकट पूर्व में आरंभिक कृषक समाज में बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता था और ब्रिटेन में यह बात अस्पष्ट रही है कि आरंभिक नियोलिथिक काल में किस हद तक पौधों का इस्तेमाल हुआ था या स्थायी रूप से बसे हुए समुदायों का भी वजूद था या नहीं। दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्र सभीकरण कार्यक्रमों के फलस्वरूप उनकी अपनी क्षेत्र विशिष्ट नियोलिथिक संस्कृतियों का जन्म हुआ जो यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया की संस्कृतियों से बिल्कुल अलग था। आरंभिक जापानी समाजों में खेती के विकास से पहले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। 5, 6, 7 पेलियोलिथिक के विपरीत, जहां एक से अधिक मानव समाजों का वजूद था, केवल एक मानव प्रजाति होमो सैपियंस नियोलिथिक तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। हो सकता है कि होमो फ्लोरेसियंसिस लगभग 12,000 साल पहले नियोलिथिक के बिल्कुल प्रारंभ में बचे रह गए हों। नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द नियोलिथिकोस से हुई है, जिसका विच्छेदन करने पर का मतलब नियोस अर्थात नया और का अर्थ लिथोस अर्थात पत्थर है, और इस तरह का इसका शाब्दिक अर्थ नवपाषाण युग है। इस शब्द का आविष्कार 1865 में सर जॉन लुबोक द्वारा एक त्रियुगीन प्रणाली के एक शोधन के रूप में किया गया था। मिट्टी के बर्तनों के विकास के चरण के आधार पर काल विभाजन संपादित करें। मध्य पूर्व एशिया में नियोलिथिक के रूप में पहचानी जाने वाली संस्कृतियों का आगमन 10वीं सहस्राब्दी ईपू
में हुआ था। एक आरंभिक विकास लेवंत जैसे प्रीपोट्री नियोलिथिक ए और प्रीपोट्री नियोलिथिक बी में दिखाई दिया और वहां से यह पूर्व और पश्चिम की तरफ फैलता चला गया। नियोलिथिक संस्कृतियों को 8000 ईपू के आसपास दक्षिण पूर्वी एनाटोलिया और उत्तरी मेसोपोटामिया में भी देखा गया है। चीन के हेबेई प्रोविंस में यिक्सियन के पास प्रागैतिहासिक बेईफुदी साइट में लगभग 5000 से 6000 ईपू की सिशान और जिंगलोंगवा संस्कृतियों के साथ एक समकालीन संस्कृति के अवशेष शामिल हैं। प्रौद्योगिकी। रोमानिया की एक नियोलिथिक शिल्पकृति। एक फर्नीचर को दर्शाती मिट्टी की शिल्पकृति 4900 से 4750 ईसा पूर्व। नियोलिथिक लोग कुशल किसान थे जो फसलों की चौकसी करने, उनकी कटाई करने और उन्हें प्रसंस्कृत करने जैसे दरांती ब्लेड और पीसने का पत्थर और खाद्य उत्पादन जैसे मिट्टी के बर्तन, हड्डी के सामान के लिए आवश्यक तरह तरह के औजारों का निर्माण करते थे। वे अन्य प्रकार के पत्थर के औजारों और गहनों का निर्माण करने में भी कुशल थे जिनमें प्रक्षेप्य सुई, माला और मूर्तियां शामिल थीं। लेकिन बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिष्कृत पत्थर की कुल्हाड़ी अन्य सभी औजारों में सर्वश्रेष्ठ था। बसूला की सहायता से उदाहरण के तौर पर आश्रय संरचनाओं और नावों के लिए लकड़ियों को आकार देने की वजह से नई नवेली कृषि भूमि का इस्तेमाल करने में वे सक्षम हुए। लेवंत, एनाटोलिया, सीरिया, उत्तरी मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के नियोलिथिक लोग भी निपुण निर्माता थे जो मकानों और गांवों का निर्माण करने के लिए मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल करते थे। कैटल होयुक में मकानों को मनुष्यों और जानवरों के विस्तृत दृश्यों के साथ प्लास्टर और पेंट किया जाता था। यूरोप में टट्टरों और चित्रों से लंबे मकानों का निर्माण किया जाता था। मृतकों के लिए विस्तृत कब्रों का निर्माण किया जाता था। ये कब्र खास तौर पर आयरलैंड में काफी तादाद में हैं, जहां आज भी कई हजार कब्र मौजूद हैं। ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले नियोलिथिक लोग अपने मृतकों के लिए लंबे स्मारकों और चैम्बर मकबरों निर्माण करते थे और उच्चमार्गी शिविरों, हेंजो, चकमक पत्थरों की सुरंगों और करसस समाधियों का निर्माण करते थे। भावी महीनों के लिए खाद्य का संरक्षण करने के तरीकों का पता लगाने के लिए भी यह जरूरी था, जैसे अपेक्षाकृत हवाबंद डिब्बों का निर्माण करना और संरक्षक के रूप में नमक जैसे पदार्थों का इस्तेमाल करना। अमेरिकास और पैसिफिक के लोगों ने यूरोपीय संपर्क के समय तक नियोलिथिक स्तर की औजार प्रौद्योगिकी को बरकरार रखा। इसके अपवादों में महान झील क्षेत्र में पाए गए तांबे के कुछ हैचेट, कुल्हाड़ी और स्पीयरहेड, भाले की नोक शामिल हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में जटिल सामाजिक राजनीतिक संगठन, निर्माण प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक ज्ञान एवं भाषाई संगति के विकास के कई उदाहरण हैं जो अफ्रीका और यूरेशिया की उत्तर नियोलिथिक घटनाक्रमों के समान हैं। उनमें इनका, माया, प्राचीन हवाई, एस्टेक, इरोक्योइस, मिसिसिपियन और माओरी शामिल हैं। वस्त्र। अधिकांश कपड़े संभवतः जानवरों की खाल से बने होते थे, जैसा कि बड़े पैमाने पर मिली हड्डी और सींग की सुइयों से पता चलता है, जो कपड़ों की बजाय चमड़े को सिलने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हालांकि ऊन के कपड़े और लाइनेन संभवतः ब्रिटिश नियोलिथिक युग में उपलब्ध थे, इस बात का संकेत मिलता खुदाई में प्राप्त छिद्रयुक्त पत्थरों से मिलता है, जिनका इस्तेमाल आकार के आधार पर शायद धुरी छल्ले या करघे के वजन के रूप में किया जाता था। नियोलिथिक युग में पहने जाने वाले वस्त्र संभवतः ओटजी द आइसमैन द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की तरह ही होंगे, हालांकि वह न तो ब्रिटिश था और न ही नियोलिथिक, क्योंकि वह परवर्ती ताम्र युग से संबंध रखता था। नियोलिथिक मानव बस्तियों में शामिल हैं। सीरिया में टेल कारामेल 10,700 से 9,400 ईपू। ग्रीस में फ्रांचथी केव, एपिपेलियोलिथिक 10,000 ईपू बस्ती, जो 7,500 से 6,000 ईपू के बीच दोबारा बसी। भारत में लहुरादेवा 9,000 ईपू। तुर्की में गोबेकली टेपे 9,000 ईसा पूर्व।
लगभग 8350 ईपू के आसपास वेस्ट बैंक नियोलिथिक में एपिपेलियोलिथिक नेचुफियन संस्कृति से उत्पन्न होने वाला जेरिको। तुर्की में नेवली कोरी 8000 ईसा पूर्व। ईरान में गंजदारेह 7000 ईसा पूर्व। तुर्की के कोन्या प्लेन में काटाल हुयुक की पुरातत्व साइट। तुर्की में केटाल होयुक 7500 ईपू। चीन में पेंगतौशन संस्कृति 7500 से 6100 ईपू। जॉर्डन में एन गजल 7250 से 5000 ईपू। ईरान में चोघा बोनुट 7200 ईपू। भारत में झूसी 7100 ईपू। बुल्गारिया में करानोवो 6200 ईपू। सर्बिया में पेटनिका 6000 ईपू। ग्रीस में सिस्क्लो 6850 ईपू, जिसमें 660 वर्षों की त्रुटि की संभावना है। ग्रीस में दिस्पिलियो 5500 ईसा पूर्व। म्यांमार में पड़ाहलिन केव्स 6000 ईसा पूर्व। चीन में ज्याहू 7000 से 5800 ईपू। पाकिस्तान में मेहरगढ़ 7000 ईपू। नोसस ऑन क्रेते 7000 ईसा पूर्व। मैसेडोनिया गणराज्य में पोरोदीन 6500 ईपू 32। मैसेडोनिया गणराज्य में वर्षनिक अंजबेगोवो 6500 ईपू 32। इटली में पिज्जो डी बोदी वारेसे लोम्बार्डी 6320 80 ईपू। इटली के फ्रियूली में समरदेंचिया 6050 90 ईपू। नियोलिथिक युग की अधिकांश अवधि में लोग छोटी जनजातियों के रूप में रहते थे जो कई समूहों या वंशों से बनी होती थीं। 20 अधिकांश नियोलिथिक समाजों की विकसित सामाजिक स्तरीकरण के बहुत कम वैज्ञानिक सबूत मिले हैं। सामाजिक स्तरीकरण काफी हद तक परवर्ती कांस्य युग से जुड़ा हुआ है। 21 हालांकि कुछ परवर्ती नियोलिथिक समाजों ने जटिल स्तरीकृत सरदारी व्यवस्था का निर्माण किया था जो प्राचीन हवाई वासियों जैसी पोलिनेशियाई समाजों की तरह था, लेकिन फिर भी ज्यादातर नियोलिथिक समाज अपेक्षाकृत सरल और समतावादी थे। 20 हालांकि नियोलिथिक समाज आम तौर पर पूर्ववर्ती पेलियोलिथिक संस्कृतियों और शिकारी समूह संस्कृतियों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक पदानुक्रमित थे। 22-23 पशुपालन 8000 ईपू के आसपास के परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता में काफी वृद्धि हुई। पशुधन पर कब्जा करने के फलस्वरूप परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ और इसके परिणामस्वरूप पैतृक धन असमानता दिखाई देने लगी। काफी बड़े पैमाने पर मवेशियों के झुंड पर काबू पाने वाले नियोलिथिक चरवाहों ने धीरे धीरे और अधिक पशुधन पर कब्जा किया, जिससे आर्थिक असमानता और स्पष्ट हो गई। 24 हालांकि सामाजिक असमानता के सबूत को लेकर अभी भी काफी विवाद है, क्योंकि कैटल हुयुक जैसी बस्तियों से घरों और दफन स्थलों के आकार के अंतर में व्याप्त अत्यधिक कमी का पता चलता है, जिससे पूंजी की अवधारणा के बिना किसी सबूत के साथ एक अधिक समतावादी समाज का संकेत मिलता है। हालांकि कुछ घर अन्य घरों की तुलना में थोड़े बड़े और अधिक विस्तृत ढंग से सुसज्जित दिखाई पड़ते हैं। परिवार और कुटुंब अभी भी काफी हद तक आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थे और कुटुंब संभवतः जीवन का केंद्र था। हालांकि मध्य यूरोप में की गई खुदाई से पता चला है कि आरंभिक नियोलिथिक लाइनियर सीरमिक संस्कृतियां लाइनियर बैंड केरामिक 4800 ईपू और 4600 ईपू के बीच गोलाकार खाइयों वाली बड़ी इमारतों का निर्माण करती थीं। इन संरचनाओं और उनके परवर्ती समकक्ष रचनाएं जैसे उच्चमार्गी बाड़े, दफन टीले और हेंज को बनाने के लिए काफी समय और मजदूरों की जरूरत थी, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति मानव श्रम को संगठित करने और उनका दिशानिर्देश करने में सक्षम थे। हालांकि गैरवर्गीकृत और स्वैच्छिक कार्यों की अभी भी काफी संभावना है। राइन के किनारे स्थित लाइनियर बैंड केरामिक साइटों में आरक्षित बस्तियों के काफी सबूत मिले हैं, क्योंकि कम से कम कुछ गांवों को कुछ समय के लिए एक नोकदार लकड़ियों की मोर्चेबंदी और एक बाहरी खाई से आरक्षित किया गया था।
25-26 इन मोर्चेबंदियों और हथियार की आघात करने वाली हड्डियों वाली बस्तियों जैसे हरकसहीम की खोज की गई है। 27 जिससे समूहों के बीच व्यवस्थित हिंसा का पता चलता है, चाहे यह किसी नरसंहार या किसी सामरिक कृत्य का क्षेत्र हो, और पूर्ववर्ती पेलियोलिथिक की तुलना में नियोलिथिक युग के दौरान युद्ध आदि संभवतः बहुत आम थे। 28 इसने एक शांतिपूर्ण अनारक्षित जीवन शैली जीने वाली लाइनियर पोट्री संस्कृति के आरंभिक दृष्टिकोण को त्याग दिया। 29 श्रम नियंत्रण और अंतरसमूह संघर्ष एक करिश्माई व्यक्ति के नेतृत्व वाले कॉरपोरेट स्तर या जनजातीय समूहों की विशेषता है, चाहे वह एक वर्ष समूह प्रमुख के रूप में काम करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो या कोई आद्य प्रमुख। चाहे मौजूद संगठन की गैरवर्गीकृत प्रणाली बहस का मुद्दा हो या उसका कोई सबूत न हो, जिससे इस बात का स्पष्ट रूप से पता चल सके कि नियोलिथिक समाज किसी हावी वर्ग या व्यक्ति के अधीन काम करती थी, जैसा कि यूरोपीय आरंभिक कांस्य युग की सरदार व्यवस्था में होता था। 30 नियोलिथिक और पेलियोलिथिक समाजों की स्पष्ट निहित समतावाद की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, जिनमें से आदिम साम्यवाद की मार्क्सवादी अवधारणा सबसे उल्लेखनीय है। आश्रय तुज़ला, बोस्निया और हर्जेगोविना में एक पुनर्निर्मित नियोलिथिक गृह। पेलियोलिथिक से नियोलिथिक युग के आरंभिक लोगों के आश्रय में काफी परिवर्तन हुआ। पेलियोलिथिक युग में लोग आम तौर पर स्थायी निर्माण में नहीं रहते थे। नियोलिथिक युग में मिट्टी की ईंटों से बने घर दिखाई देने लगे जिन पर प्लास्टर किया गया था। 31 कृषि के विकास के फलस्वरूप स्थायी मकानों का निर्माण संभव हुआ। दरवाजे छत पर बनाए जाते थे, जहां तक पहुंचने के लिए मकानों के भीतर और बाहर दोनों तरफ सीढ़ियों की व्यवस्था थी। 31 छत को अंदर से शहतीरों के सहायता से खड़ा किया जाता था। उबड़खाबड़ जमीन को मचानों, चटाइयों और खालों से ढक दिया जाता था जिस पर लोग सोते थे।